गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश आपको किस तरीके से पढ़ना है, कहां से शुरू करना है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत बच्चों को ये बात समझ में नहीं आता है कि इंग्लिश हम कैसे पढ़ें, कहां से शुरू करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, इंग्लिश को जब कभी भी आप पढ़ना शुरू करते हैं उसको दो सेक्शन में आप बांट लीजिए। पहला वर्ड सेक्शन और दूसरा ग्रामर सेक्शन। और जब ग्रामर सेक्शन को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानिए, उसके एलिमेंट्स को जानिए, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपके समझ में अच्छे तरीके से आ गया तो बहुत हद तक ग्रामर का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जानने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप उसके 8 एलिमेंट को याद कर दिए और लगा कि मेरा तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये सीखना है कि कौन सा शब्द किस एलिमेंट से बिलोंग करता है, मतलब कौन सा शब्द नाउन है, कौन सा शब्द प्रोनाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है। ऐसा करके आपको सीखना है। क्योंकि होता क्या है, एक ही शब्द कभी नाउन बन सकता है, एक ही शब्द वर्ब भी बन सकता है, एक ही शब्द एडजेक्टिव हो सकता है, एक ही शब्द प्रोनाउन हो सकता है, और बहुत शब्द ऐसा है जो प्रीपोजिशन भी है और कंजंक्शन भी है। इसीलिए सबसे ज्यादा मेहनत आपको करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने में। तो देखिए, जैसे कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसको आप 4 भाग में बांट लीजिए। पहला भाग क्या होगा, वाक्य बनाने में। मतलब जब भी आप वाक्य बनाते हैं उसमें 2 एलिमेंट का होना बहुत जरूरी होता है। वो क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब, कर्ता और क्रिया। तो कर्ता की जगह पे बेसिकली हम किसको यूज करते हैं, नाउन को और प्रोनाउन को। और जब क्रिया को दिखाना होता है तब हम वहां पर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो जब इस 3 एलिमेंट को आप अच्छे से समझते हैं तो आपको ट्रांसलेट करने का क्षमता आपका बढ़ जाता है, वो आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद है विशेषता बताने वाला, मतलब मॉडिफायर, एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन के विशेषता को बताता है। नाउन या प्रोनाउन के विशेषता को बताना मतलब आपको नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी जानकारी दे सकता है। उसके रंग, रूप, आकार, संख्या, ऊंचाई कुछ भी बता सकता है। वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद एडवर्ब। एडवर्ब देखिए, बहुत बच्चों को ये मालूम है कि एडवर्ब सिर्फ तीन चीजों को विशेषता प्रदान करता है, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, जबकि ऐसा नहीं है। एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को विशेषता प्रदान करता है। उसके बाद आता है स्थान बताने में या जोड़ने में, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। कौन सा क्रिया कहां हो रहा है, किस समय में हो रहा है, इन चीजों को बताने के लिए ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को जोड़ना हो, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, क्लाउज हो, फ्रेज हो, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। जब फीलिंग को दिखाना होता है, भाव को बताना होता है, तो हम वहां पर इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से देखिए, हम अभी आपको शॉर्ट में बताएं, लेकिन सारे एलिमेंट्स का डिटेल्ड वीडियो बनाकर हम YouTube पर डालेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और किस तरीके से आपको सीखना है। जैसे देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द है, इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा शब्द नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है। और आप अगर ये करने में सक्षम हो जाते हैं तो समझिए कि हद तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे एक शब्द है कॉम्पिटिटिव, तो ये कॉम्पिटिटिव क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है, तो ये एक एडजेक्टिव है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि कॉम्पिटिटिव का नाउन क्या होगा, तो कंपटीशन होता है। और एडवर्ब क्या होगा, कॉम्पिटिटिवली। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत शब्द ऐसा है जिसको हम अपने जरूरत के हिसाब से उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदल सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरा शब्द है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी नाउन है, तो इसका एडजेक्टिव क्या होगा, ऑनेस्ट होगा। इसका एडवर्ब क्या होगा, ऑनेस्टली होगा। तो इस तरीके से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्यूटीफाई। तो ब्यूटीफाई क्या है, ये एक वर्ब है। ब्यूटीफाई सुंदर बनाना, ये क्रिया को दिखा रहा है, और जो भी शब्द क्रिया को दिखाएगा वो वर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि इसका एडजेक्टिव क्या होगा, तो ब्यूटीफुल हो जाएगा। एडवर्ब क्या होगा, ब्यूटीफुली हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चेंज करते हैं। आगे है ब्रेवली और ब्रेवरी। देखिए, दोनों शब्द में थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पर ly है और यहाँ पर ry है।
लेकिन यही शब्द पूरे पूरे पहचान को बदल देता है। जैसे ब्रेवली, बहादुरी से, ये क्रिया होने के तरीका को दिखा रहा है, ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर है ब्रेवरी, बहादुरी, ठीक है, ये क्या हो गया? ये एक नाउन हो गया। उसी प्रकार से देखिए कंपटीशन, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, कॉम्पिटिटिव से बनता है कंपटीशन, मतलब ये एक नाउन है। उसके बाद है लॉन्ग। लॉन्ग क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, इसका नाउन क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है। दिस क्या है? देखिए दिस को आप बिना वाक्य में प्रयोग किए ये क्लियर नहीं बता सकते हैं कि ये प्रोनाउन है या फिर ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इसको हम दोनों तरीके से प्रयोग करते हैं, आगे हम एग्जांपल में समझाएंगे। दैट के साथ भी वही है, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। कभी-कभी तो दैट को हम कंजंक्शन के तौर पर भी प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद यू, यू क्या है? प्रोनाउन है। इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। बिफोर क्या है? बिफोर प्रीपोजिशन भी हो सकता है और कंजंक्शन भी हो सकता है। जैसे देखिए हम यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं, आप इसमें समझने का कोशिश करिए। जैसे पहला है दिस बुक इज माइन, मतलब यह किताब मेरी है। तो देखिए यहाँ पर दिस क्या है? ये दिस किसको बता रहा है? बुक के बारे में जानकारी दे रहा है कि यह किताब, तो किताब के बारे में कुछ तो जानकारी दिया। तो यहाँ पर बुक क्या है? नाउन है, और नाउन के बारे में जो जानकारी देगा वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन आगे देखिए दिस इज माय बुक, यहाँ पर दिस किसके लिए यूज किया गया है? बुक के लिए यूज किया गया है। यहाँ पर बुक के बारे में नहीं बता रहा है, बल्कि बुक के बदले में प्रयोग किया गया है। तो बुक यहाँ पर नाउन है, और नाउन के बदले में जिसको प्रयोग किया जाएगा वो क्या हो जाता है? प्रोनाउन हो जाता है। तो देखिए दोनों जगह पे दिस है, लेकिन दोनों का पहचान क्या हो गया? अलग अलग हो गया। आगे देखिए यू वॉच टेलीविजन, तुम टेलीविजन देखते हो। अब देखिए यहाँ पर वॉच क्या कर रहा है? देखने, मतलब क्रिया को बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। लेकिन आगे क्या है? वॉच इज कॉस्टली, क्या यहाँ पर भी वॉच का मतलब हम देखने से लेंगे? नहीं, यहाँ पर वॉच का मतलब क्या होता है? घड़ी, और घड़ी एक वस्तु का नाम है। तो कोई भी नाम हो, एनी नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, कोई भी नाम क्या है? संज्ञा है, तो यहाँ पर वॉच क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। हम आपको यही समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि एक ही शब्द है, लेकिन देखिए दोनों का मतलब भी बदल गया और दोनों का पहचान भी बदल गया। उसी प्रकार से आगे है बुक इज नेसेसरी, किताब जरूरी है। तो यहाँ पर किस बुक का बात कर रहे हैं? हम किताब का बात कर रहे हैं, और किताब एक वस्तु का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर नाउन हो जाएगा। लेकिन आगे क्या है? यू बुक टिकट, तुम टिकट बुक करते हो। तो क्या यहाँ पर बुक का मतलब किताब लेंगे? नहीं, यहाँ पर बुक का मतलब क्या हो गया? आरक्षित करना, और ये एक प्रकार का क्रिया है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। अगला वाक्य है ट्रेन इज लेट, यहाँ पर ट्रेन का मतलब क्या हो गया? रेलगाड़ी, और ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। लेकिन दे ट्रेन अस, इसका मतलब क्या हुआ? वे लोग हमें प्रशिक्षण देते हैं, तो इस ट्रेन का मतलब हुआ प्रशिक्षण देना, और ये एक प्रकार का क्रिया है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। तो बस हम आपको यही समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश में बहुत ऐसा शब्द है जिसका मतलब भी बदल जाता है और साथ ही साथ उसका पहचान भी बदल जाता है। और इंग्लिश में बहुत आपको ऐसा भी शब्द मिलेगा जिसका उच्चारण एक जैसा होता है लेकिन उसका मतलब अलग अलग होता है। तो दोस्तों इंग्लिश बहुत डाइवर्सिटी वाला सब्जेक्ट होता है, इसको बहुत ध्यान से और बहुत कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि जब कभी भी इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं तो उससे पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लीजिए, उसको पहचान लीजिए, तो आगे ग्रामर पढ़ने में आपको बहुत सुविधा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।